प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम यहां पर बात करेंगे डीएसएसपी। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने रहने वाला है आपका लेक्चर, ये जिसमें हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। ये आपका पीआरटी टीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि आपके बाकी एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपका ठीक है, पटवारी हो, एलडीसी हो, वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम लोग यहाँ पर, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यहाँ पर नए हैं तो आपको यहाँ पर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और ये आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको यहाँ पर अपना पता चल सके कि आपने यहाँ पर कितनी तैयारी की है, कितना आपने और तैयारी करना है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ नया मिल रहा है, आपको कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा रही है, तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और वहां पर भी अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ नया लेकर आपको बता सकें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जो बैच बनाए हैं यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे आपके साथ और जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू आपको कुछ नया लेकर आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे रीड करेंगे, रीड करते हुए इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? आप बताएंगे इसका आंसर कि वर्तमान सरकार की योजना नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है हमारी 2014 यानी कि 2014 से चली आ रही, उससे पहले गवर्नमेंट जो थी उस गवर्नमेंट की हमें यहाँ पर बताना है। अमृत, स्वच्छ भारत, आयुष या जनधन योजना। तो इसमें से चारों में से आपको बताना है कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो जो अमृत है ये भी वर्तमान भारत की है, यानी वर्तमान सरकार की है। और आयुष भी वर्तमान सरकार की, जनधन योजना भी क्या है ये भी, क्योंकि इसमें जनधन योजना में बैंकिंग अकाउंट्स खोले जाते हैं और आयुष में इस तरीके से यहाँ पर दवाई वगैरह के लिए किया जाता है। यदि बात करें स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत वर्तमान सरकार की नहीं है। इसमें यहाँ पर क्लीन इंडिया, ये इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में, 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यदि बात करें इसके शुरुआत में यहाँ पर ये एक तरीके से स्वच्छ भारत अभियान भारत का सबसे बड़ा अभियान था यहाँ पर, इसे साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान। और ये 2012 में, यदि इसकी मूलतः शुरुआत की बात करें तो ये 2012 में इसकी निर्मल भारत अभियान के रूप में इसे जाना जाता है, निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसे जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट ने इसे 2019 में आते आते इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। अब इसे क्लीन इंडिया मिशन के रूप में जाना जाता है, क्लीन इंडिया मिशन के रूप में इसे जाना जाता है ना। तो ये आपका वर्तमान सरकार की योजना नहीं बल्कि पूर्व की जो सरकार थी उसकी योजना थी। बात करते क्वेश्चन नंबर 2, आपके स्क्रीन पर है तो आप इसे रीड करेंगे और रीड करते हुए इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरग्राहिक अभियान था? यानी कि पहला फर्स्ट अंतरग्राहिक अभियान बताना है आपको। ऑप्शन 1 चंद्रयान मिशन, ऑप्शन 2 मंगलयान मिशन, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट मिशन, ऑप्शन 4 फिले मिशन। तो यहां पर आपको बताना है कि जो यहां पर वर्तमान सरकार का अंतरग्राहिक अभियान था, या कह सकते हैं भारत का पहला अंतरग्राहिक अभियान था। यदि इसकी बात करें तो यहां पर मंगलयान मिशन, जिसे हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2014 में की गई थी, 14 में की गई थी इसकी शुरुआत। 5 नवंबर इसको यदि बात करें यहाँ पर 5 नवंबर 2013 में भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसके यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 से मंगल ग्रह पर यहाँ पर किया गया, स्थापित करने के लिए प्रयासरत किया गया और इसे यहाँ पर प्रयास किया गया और सफलतापूर्वक इसको यहाँ पर पहुँचाने में प्रयास भी किया। और इस प्रकार से हम लोग क्या गए, एशिया का प्रथम देश बन गए, हम लोग एशिया का प्रथम देश बन गए मंगल पर पहुँचाने का अपना जो सैटेलाइट या फिर अपनी जो प्रक्रिया थी से शुरू करने का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? Why does the Earth have its own atmosphere? पृथ्वी का अपना एटमॉस्फेयर क्यों है? क्या वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या पृथ्वी के कारण? तो यहाँ पर बताएंगे कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो यदि हम आंसर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर अपना जवाब अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपने क्या जवाब दिया है और यह क्या आपका जवाब होना चाहिए। तो वायु अपना वायुमंडल, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है? तो इसके वायु के कारण नहीं, बादलों के कारण नहीं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ग्रेविटी पावर की वजह से हमारे यहाँ पर क्या होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वायुमंडल होता है। क्योंकि क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, बाकी जो गैसेस होती है उन गैसों को बांध के रखते हैं और उन्हें अपने क्या, उन्हें बाह्य अपने जो होता है एरिया, ठीक है, बाह्य एरिया होता है वहाँ पर निकलने नहीं देती, उसको कंट्रोल करके रखती है एक तरीके से अपने, ठीक है, निचली परतों में उसको यहाँ पर अपने अंदर खींच के रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? मतलब मोटर स्किल की यदि बात करें, यहाँ पर मोटर स्किल है, यहाँ पर मोटिव स्किल कर लीजिए या मोटर स्किल कह लीजिए, यहाँ पर मोटर स्किल, ठीक है। यदि मोटिव स्किल की बात करते हैं हम लोग, मोटिव स्किल मतलब कोई चीज़ जब हम किसी चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं या फिर कोई हमें यहाँ पर किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो कौन सा भाग होता है हमारा ब्रेन का, कौन सा हिस्सा होता है? क्या वो ललाट भाग होते हैं, फ्रंटल भाग होते हैं, मतलब जो आगे की तरफ होता है, भित्तीय भाग होते हैं, या जो आंतरिक भाग होते हैं, इसे मत जानिएगा। यहाँ पर लौकिक भाग होते हैं या पश्च कपाल होता है या पिछला भाग होता है या फिर ये हमारा लौकिक भाग होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें यहाँ पर प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित हैं। तो यदि हम बात करें मोटर स्किल की बात की जाती है तो मोटर स्किल हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, जैसे कि हाथ पैर का चलाना होता है, उन एक्टिविटी होती है, ब्रेन का चलना, हार्ट का चलना, ये तो सारी स्किल एक्टिविटी होती है। कुछ इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिक होती है, कुछ यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी से कंट्रोल होती है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें इसमें, तो ये हमारा जो जितनी भी एक्टिविटी की जाती है वो हमारी मुख्यतः रूप से ललाट भाग से होती है, फ्रंटल एरिया से कंट्रोल करने का कार्य होते हैं। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन से एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हैं? मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रोटोजोआ विच एंजाइम आर द प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल वर्ल्ड? प्रोटोजोआ के अलावा कौन से एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हैं? वो बताना है आपको, इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमिलेज। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसमें जवाब क्या होगा। यदि बात करें प्रोटोजोआ के, पाचन क्रिया कई एंजाइमों से मिलकर बनी जाती है। मतलब यहाँ पर जिसमें प्रोटोजोआ में इंसुलिन भी होते हैं, पेप्सिन भी होते हैं, रेनिन भी होते हैं, एमिलेज भी होते हैं, तो ये प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें बाकी जो प्राणी जगत होते हैं, वो कौन सा यहाँ पर एंजाइम होते हैं जो पाए जाते हैं? यदि हम बात करें इसके आंसर की, तो इसके एमिलेज है जो बाकी यहाँ पर प्राणियों में, जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? यदि किसी तरल पदार्थ होता है, कोई यहाँ पर लिक्विड होता है, जब उसे हम बॉयल करते हैं, फ्लूइड होते हैं, जब उसे हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? किसी लिक्विड को, पानी को गर्म करते हैं, तेल को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं और वो एक समय पर उबलने लगता है। जब वो उबलने लगता है, उसमें खदके लगने लगते हैं, तो खदके लगने के बुलबुले बनते हैं और बुलबुले बन के उसमें से भाप निकलने लग जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो ये आपको बताना है। क्या तापमान बढ़ते हैं, जो टेम्परेचर होता है क्या वो इंक्रीज होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, राइज होते हैं, या वायुमंडलीय दाब
बढ़ता है, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब मतलब जो गैसेज होते हैं, गैसों का प्रेशर चारों तरफ से घेरने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तापमान नियत रहता है, टेम्परेचर इज सेट, यानी कि जो स्टेबल होता है एक ही जगह पर स्टेबल रहता है, या वायु दाब घटता है, या एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, जो एयर प्रेशर होता है क्या वो डाउन होता है। तो यहाँ पर आपका क्या जवाब होगा, तो आप इसे बता सकते हैं। पहले ऑप्शन में आपने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया होगा, आपने कमेंट्स करके बता सकते हैं यहाँ पर कि आपका आंसर क्या हो गया। आपने अपनी कॉपी में आपने नोट किया होगा, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। आप एवरीडे यहाँ पर इसी तरीके प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें बताएंगे। तो यदि बात करें तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, यदि किसी लिक्विड को हम लोग जब बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद हमारे वो क्या होता है, वो एक अलग अलग उसी स्थिति में हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। तो यहाँ पर जब लिक्विड को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो बॉयल करने के बाद उसका जो तापमान होता है एक स्थिति पर आकर स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करें, वाटर होते हैं, वाटर को यहाँ पर हम लोग बॉयल करते हैं नीचे से बर्नर के द्वारा, यहाँ पर फनल लगा के या फिर स्टोव में या गैस सिलेंडर। तो यहाँ पर वो क्या होता है, एक स्थिति पर यहाँ पर बॉयल होने लगता है, उसमें बुलबुले खदके लगने लगते हैं। तो ये जो खदके लगते हैं, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होता है, वो यहीं पर ही नियत रहता है, स्थिर रहता है, और इसके बाद यहाँ से भाप बनना शुरू हो जाता है। वो पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है, तो उसके बाद उसको यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो मतलब है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर नियत रहता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर तापमान बढ़ता है नहीं, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है नहीं, तापमान नियत रहता है बिल्कुल सही है, वायु दाब घटता है बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कौन सी लेयर्स है जो कि हमारे क्या होते हैं, किससे मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनी होती है। क्या वो ट्रोपोस्फेयर होती है, क्या आयनोस्फेयर होती है, क्या स्ट्रेटोस्फेयर होती है, क्या मेसोस्फेयर होती है। तो यदि हम बात करें इसमें आंसर की, तो आंसर इसका आयनोस्फेयर हो जाएगा। क्या होगा, आयनोस्फेयर। जैसे हम यहाँ पर बात करें जमीन से, ये लगभग 600 से लेकर, आयनोस्फेयर क्या होता है, 600 से लेकर लगभग ये कहाँ पे, सॉरी 60 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमारे स्थिर होती है। और यहाँ पर क्या होती है, आयनोस्फेयर में जो विकिरण होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको ये क्या करते हैं, आयनोस्फेयर उन्हें कंट्रोल करती है, उन्हें रोकती है, ताकि हमारी बॉडी और हमारे शरीर पे बुरा इफेक्ट ना हो। जिससे कि हमारी क्या होता है, स्किन पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे, यहाँ पर फंगस वगैरह, या फिर और जल जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर तो उस रेज को ये आने से रोकती है। तो क्लियर हुआ, थोड़ा सा समझ में आया कि क्या आता है, कौन सा क्वेश्चन इसमें होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। वो कर बताना है जो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। शराब पर आबकारी शुल्क, या पूंजीगत अलाभ कर, या सीमा शुल्क, या निगम कर। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, या कैपिटल गेन टैक्स, या कस्टम ड्यूटी, या कॉर्पोरेशन टैक्स। यदि हम बात करें राज्य सरकार द्वारा, किसकी बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो टैक्स वसूला गया, कहाँ से वसूला गया, तो आबकारी शुल्क, मतलब यहाँ पर लीकर से, दारू से, शराब से प्राप्त होने वाला जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसीलिए राज्य सरकार, जो सरकारें होती है, वो इसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ओपन करके रखती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, और कई कई लाखों करोड़ों में लाइसेंस दिए जाते हैं। तो आपका फर्स्ट हुआ, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला शराब पर लगाया गया टैक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्य का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव, या अविश्वास प्रस्ताव। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्नकाल, एक क्वेश्चन आर होते हैं लोकसभा में, जब यहाँ पर मीटिंग होती है, तो यहाँ पर क्योंकि 6 महीने के भीतर मीटिंग होती है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आर होते हैं। इसका संविधान में कहीं भी नहीं है, बस हम लोग इसे जानते हैं।
यहाँ पर किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के निश्चित विषय पर, मतलब यहाँ पर जनता का जो इम्पोर्टेंस है कि कोई टॉपिक लेकर आया, कोई वहाँ पर सांसद एमएलए हैं, तो यहाँ पर और उस पर विचार विमर्श हेतु वो सभी जो एमएलए होते हैं उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए एक अपना कोई बात रखता है, या वो अपनी बातों को रखता है, या लोगों की जो उनके द्वारा बात की गई है, जैसे कि यहाँ पर किसी प्रकार से किसी जमीन का, जायदाद का, या फिर किसी सरकार द्वारा बनाई गई फैक्ट्री का या तो विरोध किया जाए या फिर समर्थन किया जाए, तो तब यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है? क्या इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव, या अविश्वास प्रस्ताव? तो क्या कहा जाएगा इसको? तो इसमें आप यहाँ पर इसमें जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या कहते हैं इसको। तो आप अपने यहाँ पर बताएंगे। तो यदि बात करें असेंबली, यहाँ पर इसका आंसर की बात करें प्रश्न काल की, तो यहाँ पर आपका जवाब जल्दी से जल्दी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, सेक्शन में, कि इसे हम लोग एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं इसे? स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, सार्वजनिक महत्व का विषय होते हैं स्पेशल, तो वहाँ पर इसे हम लोग स्थगन प्रस्ताव के रूप में जाना जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, या अर्थव्यवस्था में से भ्रष्टाचार को हटाना। मौद्रिक नीति यदि बात करें, मौद्रिक नीति का जो विशेष उद्देश्य होते हैं, यहाँ पर मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना होता है। मतलब जो मूल्य है, वैल्यू है, उसको स्थिर रखना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से आपका 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? मतलब उस यहाँ पर वायसराय का नाम बताना है जिनका यहाँ पर मर्डर कर दिया गया था इंडिया में। अब ऑप्शन में है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड नॉर्थब्रुक, या लॉर्ड अलेनवर, या लॉर्ड मायो। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यदि हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड मायो वो व्यक्ति थे, लॉर्ड मायो, जिनकी यहाँ पर डेथ कर दी गई थी, और डेथ का कारण इनके द्वारा एक यहाँ पर किसी कैदी की क्या कर दी गई थी? बेइज्जती कर दी गई थी, और उस कैदी ने गुस्से में आकर यहाँ पर इसकी डेथ मर्डर कर दिया। और उस एक यहाँ पर व्यक्ति थे अफरीदी पठान थे, शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी यहाँ पर कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर इनकी मृत्यु कर दी जाती है, डेथ कर दी जाती है, जो यहाँ पर कहाँ थी? 1869 से 1872 के यहाँ पर वायसराय थे, है ना। तो 1872 में इनकी डेथ कर दी जाती है, और इसी यहाँ पर जो कैदी की जो बेइज्जती की गई थी, इसी का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा उनके साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? भारत में वित्तीय नीति का जो भारतीय यहाँ पर फाइनेंशियल पॉलिसी है या फाइनेंस पॉलिसी है, उसका मेन उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर बताएंगे, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आम आदमी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पॉलिसी का मेन उद्देश्य नहीं है। यदि बात करें यहाँ पर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना नहीं होता, वित्तीय नीति फाइनेंशियल पॉलिसी में इसका काम नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना ये भी होता है, आम आदमी और संपत्ति की असमानता को कम करना ये भी होता है, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना ये भी होता है। तो इसके बाकी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? यदि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो ऑप्शन होगा जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लोवस्की, एनी बेसेंट, या बाल गंगाधर तिलक। यदि यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की यदि बात करें यहाँ पर स्थापना, तो मैडम ब्लोवस्की ने इनके यहाँ पर स्थापना की थी, और इनके द्वारा नवंबर 1875 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 में।
और यहाँ पर 1875 में की गई थी। और इनके कुछ फ्रेंड भी थे, दोस्त भी थे, न्यूयॉर्क में की थी उनके साथ मिलकर। न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो बाद में इसके यहाँ पर क्यों किया गया था? क्योंकि आपसी भाईचारा बनाया जा सके, बढ़ाया जा सके, ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की मदद करें, सब एक साथ मिलजुल कर रहें, तो इसका मेन उद्देश्य ये था। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यदि मैं बात करूँ तो ये 2016 और 17 के रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब ये जो पेपर है 16-17 में क्वेश्चन बनता है, तो उसका क्वेश्चन लिया गया है। तो आप यहाँ पे 16-17 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो अपना कंटेंट पढ़ना है, आपको अपने जो आसपास के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ना होगा। हिस्ट्री तो आप देख ही रहे हो कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पर A to Z एवरीथिंग यहाँ पर पढ़ना है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 भूटान, या ऑप्शन 4 बांग्लादेश। तो इसका आंसर यदि आप देखें तो चीन के साथ बिल्कुल नहीं था उस टाइम, नेपाल के साथ नहीं, भूटान के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ हाँ। तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर क्या किया था? भारत ने अपनी सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यदि 2015 की बात है, कब की? 2015 की 6 जून 2015 में क्या किया था? एक समझौता हस्ताक्षर किए थे। और इसमें यहाँ पर ये LBA जो हमारा 1974 में जो चीन के साथ झगड़ा होता है उसमें यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर चीन के साथ कह रहा हूँ, तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ यहाँ पर कुछ पार्टीशन होता और उसमें यहाँ पर 162 बस्तियों को आदान प्रदान किया जाता है। वहाँ पे लोग एक दूसरे से एक स्थान पर दूसरे स्थान पे आना जाना शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वो कौन व्यक्ति थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं। तो ये बैजवाड़ा विल्सन कैलाश सत्यार्थी या किरण बेदी या महाश्वेता देवी। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, आंसर क्या होगा इसमें? यदि आंसर की बात करें तो यहाँ पर बैजवाड़ा विल्सन की ने यहाँ पर ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? इन्होंने वहाँ पर कुछ जो मैला उठाते थे या फिर जो लोग वहाँ पर इस तरीके से गंदगी को साफ करने के लिए काम करते थे, तो इन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए कार्य किया और इस तरीके से यहाँ पर इनको क्या किया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या किया जाता था? हाथों से लोगों से कूड़ा कचरा उठाया जाता था, मैला उठाया जाता था। अभी आज भी देखते हो। अब आपने देखा होगा आस पड़ोस में यहाँ पर क्या होता है, गाड़ी आती है, प्लस दूसरा उनके हाथ में दस्ताने वगैरह होते हैं साफ सफाई के लिए, झाड़ू लंबे लंबे होती है। तो ये पहले नहीं हुआ करती थी। तो बस इस तरीके से इस बात को यहाँ पर इन्होंने उठाया बैजवाड़ा विल्सन ने, और इस तरीके से उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम, हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? यानी कि फील्ड मार्शल का नाम बताना है। SS वैद, KM करियप्पा, सुंदरजी, SHF के मानेकशॉ। यदि यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट फील्ड मार्शल की, तो SS वैद नहीं थे, KM करियप्पा नहीं थे, सुंदरजी थे नहीं थे, SHF मानेकशॉ पहले फील्ड मार्शल थे। यदि बात करें यहाँ पर इनका फील्ड मार्शल सेम जमशेद जी, इनका पूरा नाम सेम जमशेद मानेकशॉ, इनका पूरा नाम माना जाता है। इन्हें यहाँ पर पदोन्नति के द्वारा फील्ड मार्शल या 5 स्टार रैंक के अधिकारी कह सकते हैं। 5 स्टार रैंक के अधिकारी इनको माना जाता है। 5 स्टार रैंक थे इन पे, तो इस तरीके से इनको यहाँ पर कहा गया। 5 स्टार इन पे अधिकारी थे। कितने? 5 स्टार रैंक के अधिकारी थे, तो इसलिए इनको यहाँ पर ये दिया गया। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ये आपके जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा?
तो ये बताना है कि द अर्थ प्रोवाइड द सफिशिएंट मीन नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ ऑल बट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ द ऑल। यानी कि आपको बताने हैं किसके द्वारा कहा गया। यदि बात करें तो ऑप्शन 1 गुरु नानक देव, महात्मा गांधी, या पॉप पॉल 6, या श्रीमती इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी जी द्वारा ये लाइन कही गई थी। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ये किसके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी द्वारा कहा। क्या कहा गया कि धरती को यदि आप अच्छे से स्वच्छ रखोगे, एक प्रकृति की जो देन है उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करते रहोगे, तो यहाँ पर आपको सोना देगी, और यदि आप इसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो यह आपको नुकसान देगी। एक तरीके से कह सकते हैं आपको मनुष्य सभी मौलिक जरूरतों को अपनी पूर्ति के लिए पृथ्वी पर ही निर्भर रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। रियो ओलंपिक में पहला पदक भारत के लिए वो जीतने वाले कौन थे, वो जो फर्स्ट मेडल लेकर आए थे या आई थी। क्या ऑप्शन 1 बबीता कुमारी, ऑप्शन 2 नरसिंह यादव, ऑप्शन 3 पीवी सिंधु, ऑप्शन 4 साक्षी मलिक। यदि आंसर की बात करें तो वो जो यहाँ पर थे वो थी साक्षी मलिक। कौन थी, साक्षी मलिक यहाँ पर पहला ओलंपिक जीतने वाली लेडी थी, और इन्होंने पहलवानी में, किसमें, पहलवानी में पहला रियो ओलंपिक में फर्स्ट मेडल जीता था भारत के लिए, और पहली महिला कह सकते महिला पहलवान थी। और 18 अगस्त 2016 को 18 अगस्त 2016 को इन्होंने पहला रियो ओलंपिक में पहला पदक जीता था, है ना, रियो ओलंपिक में। और इन्होंने अपने अपोजिट में यदि बात करें किर्गिस्तान की खिलाड़ी थी, उनको इन्होंने अपने हराया था। किर्गिस्तान की खिलाड़ी को इन्होंने अपने हराया था। बात करें 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, और आप इसे बताएंगे स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। मतलब आपको हेल्थ पॉइजनीस कह सकते हैं, थ्रेटेंड हेल्थ को यहाँ पर डालने वाला पोल्यूटेंट कौन सा है सबसे ज़्यादा जिससे नुकसान होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ओजोन नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पॉइजनस माना जाता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आँख नाक में खुजली होने लगती है, और आँख नाक स्किन पर, त्वचा पर भी आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फेफड़े में आपको यहाँ पर क्या हो जाती है, फेफड़ों में हवा या गैस लेने में आपको प्रॉब्लम फील होने लगती है, ऑक्सीजन लेने में भी आपको जलन होने लगती है। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपको यदि क्वेश्चंस में कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया पढ़ने को देख पा रहे हैं आप, हाँ कुछ चीज़ें नया मिल रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें। परिवार के सदस्य नहीं बने तो परिवार के सदस्य बन जाइए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। क्वेश्चन लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे बताएंगे कि इसमें क्या होगा। गहरे समुद्र के गोताखोरों की आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग करने के समय उन्हें जो ड्राइवर होते हैं या डाइवर होते हैं, जो डाइवर होते हैं यहाँ पर अक्सर चीज़ों को खोजने के लिए काम करते हैं, तो उनके जो गैस होती है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में हीलियम गैस ही क्यों मिलाई जाती है, हीलियम ही क्यों मिलाई जाती है, उसका कारण क्या है। क्या है, नाइट्रोजन से कम जहरीली है, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी है मिश्रित हो जाती है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलन होती है, यह घुलनशील है। यदि हम इसकी आंसर की बात करते हैं तो आप इसमें जवाब बता सकते हैं अपना पॉइंट्स यहाँ पर ऑप्शन करके। मैं आपको बता देता हूँ, ये नाइट्रोजन के कम जहरीली है, गलत। यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, गलत। यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, गलत। यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, बिल्कुल बात सही है। लास्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये खून में, ब्लड में कम घुलनशील होती। क्यों कम घुलनशील होती, जल्दी से आसानी से मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कारण होता है, क्या होता है, इसके जो आयन होते हैं या फिर जो इसके कह सकते हैं, तो वो बड़े बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में ये आसानी से ऑटो में नहीं मिल पाती, मिक्स नहीं हो पाती, और ये ठीक है नुकसानदेह नहीं कर पाती, जिस तरीके से नाइट्रोजन परेशान कर देती है, नुकसानदेह रहती है। आज का लेक्चर कैसा रहा, आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा, और किस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट मानते थे, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे एक बार दोबारा से बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ज़रूर। अपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं।